रेगिस्तान के बीच एक ऊंची क्लिफ पर स्नाइपर माइक और उसका स्पॉटर टॉमी अपने टारगेट का इंतजार कर रहे थे। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। टॉमी हर वक्त बातें करने वाला मजाकिया इंसान था, जबकि माइक शांत और सीरियस नेचर का सोल्जर। कुछ देर बाद दूर से कई लोग पैदल आते दिखते हैं और दूसरी तरफ आर्म्ड व्हीकल्स भी पहुंचने लगते हैं। उनका टारगेट था साइद एसिफ, एक 65 साल का डेंजरस टेररिस्ट। रेडियो पर कमांड सेंटर लगातार प्रेशर डाल रहा था, टारगेट क्लियर होते ही शॉट लो। लेकिन जैसे ही माइक स्कोप से देखता है, सिचुएशन बदल जाती है। वहां किसी टेररिस्ट मीटिंग की जगह शादी का माहौल था। टारगेट शायद ग्रूम का फादर था। और प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब ब्राइड और ग्रूम बार बार टारगेट के सामने आ जाते हैं। अब कमांड सेंटर ऑर्डर देता है, ग्रूम को शूट करो, तभी टारगेट क्लियर मिलेगा। लेकिन माइक इनोसेंट इंसान को मार नहीं पाता। वो झूठ बोल देता है कि टारगेट उसकी साइड से निकल गया। लेकिन तभी उनकी पोजीशन एक्सपोज हो जाती है। वेडिंग गार्ड कर रहे आर्म्ड मैन उन्हें देख लेते हैं और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। साइद एसिफ तुरंत भाग निकलता है। अब माइक और टॉमी को रिट्रीट करना पड़ता है। भागते हुए टॉमी मजाक करता है, कौन पागल वेडिंग गार्ड करने के लिए टेररिस्ट बनता है। लेकिन पीछे आर्म्ड मैन लगातार उनका पीछा कर रहे थे। भागते समय उनका जीपीएस टूट जाता है। अब दोनों एक रॉक फॉर्मेशन के पीछे छिप जाते हैं। कुछ आर्म्ड मैन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी माइक एक स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे एनिमीज दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। किसी तरह पीछा छुड़ाकर दोनों इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन बैड न्यूज मिलती है, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू इम्पॉसिबल था, क्योंकि लगातार सैंडस्टॉर्म्स आ रहे थे। उन्हें पैदल डेजर्ट क्रॉस करके 5 घंटे दूर एक विलेज पहुंचना होगा, तभी पिकअप पॉसिबल होगा। मजबूरी में दोनों चलना शुरू करते हैं। तपती धूप, एंडलेस डेजर्ट और रुक रुक कर आने वाले सैंडस्टॉर्म्स। सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा था। रास्ते भर टॉमी अपने बेटे की स्टोरी सुनाकर माइक का मूड हल्का करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन माइक अनयूजुअली साइलेंट था। आखिरकार टॉमी उससे पूछ ही लेता है कि प्रॉब्लम क्या है। तब माइक कॉन्फेस करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को मैरिज प्रपोज करने से डर रहा है। ये सुनकर टॉमी उसका मजाक उड़ाता है। युद्ध से नहीं डरता, शादी से डर रहा है। लेकिन फिर सीरियस होकर एडवाइस देता है, शादी शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। चलते चलते अचानक हवा से उड़कर एक वार्निंग साइन उनके पैरों के पास गिरता है, लैंड माइन्स। माइक तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछले 40 सालों में इस डेजर्ट में करोड़ों माइन्स दबाई गई थी। लेकिन टॉमी इसे मजाक में उड़ाता है। वो कहता है, ये बस बर्बर लोगों की ट्रिक है एनिमीज को डराने के लिए। फिर भी माइक सावधानी से चलने लगता है। लेकिन टॉमी केयरफ्री होकर आगे आगे चलता रहता है और चलते हुए फिर माइक को ओवरथिंकर कहकर छेड़ने लगता है। तभी क्लिक, एक आवाज आती है और अगले ही सेकंड बूम, भयानक एक्सप्लोजन होता है। टॉमी ने लैंडमाइन पर कदम रख दिया था। ब्लास्ट इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स के लिए माइक सुनना बंद कर देता है। घबराकर वो टॉमी की तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके नीचे से भी आवाज आती है, क्लिक। माइक का पैर भी किसी माइन पर था। वो शॉक में वही फ्रीज हो जाता है। धीरे धीरे डस्ट क्लियर होती है और सामने का दृश्य हॉरिफाइंग था। टॉमी बच गया था, लेकिन उसके घुटनों के नीचे दोनों पैर उड़ चुके थे। वो दर्द में चीख रहा था, कांप रहा था, लेकिन माइक खुद हिल भी नहीं सकता था। अगर उसने पैर हटाया तो शायद अगला एक्सप्लोजन उसे भी खत्म कर देता। फिर भी वो दूर खड़े होकर टॉमी को काम करने की कोशिश करता है। कुछ काम नहीं आता। आखिरकार वो टॉमी को उसके बेटे की याद दिलाता है। ये सुनकर टॉमी खुद को संभालता है और मरीन्स वाली पॉकेट मॉर्फिन इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन ये नाइटमेयर अभी बस शुरू हुआ था। मॉर्फिन लेने के बाद भी टॉमी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वो रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द उसे फिर तोड़ देता है। अपने दोस्त को तड़पता देखकर माइक डेस्परेट हो जाता है। वो सोचता है, अगर उसका माइंड पुराना या खराब हुआ तो शायद वह पैर हटाकर टॉमी तक पहुंच सकता है। लेकिन टॉमी तुरंत उसे रोक देता है। वो गन निकालकर कहता है, तुझे किसी भी हालत में सर्वाइव करना होगा। और इससे पहले कि माइक कुछ समझे, टॉमी खुद को गोली मार लेता है। रेगिस्तान के बीच माइक हेल्पलेस होकर चीखता रह जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला था, एक पैर लैंडमाइन पर और सामने अपने दोस्त की डेड बॉडी। घंटों खड़े रहने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। आखिरकार वो एक घुटने पर बैठ जाता है, लेकिन पैर अब भी माइन पर टिका हुआ था। तभी उसकी नजर टॉमी के पास पड़े रेडियो बैग पर जाती है। अगर वो समहाउ रेडियो तक पहुंच जाए तो रेस्क्यू की उम्मीद हो सकती थी। वो शूलेस को एक एक्स से बांधकर
उसे हुक की तरह इस्तेमाल करता है और किसी तरह रेडियो बैग अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन बैड लक, रेडियो की बैटरी डेड थी और स्पेयर बैटरी टॉमी की बॉडी के पास थी। कुछ देर के लिए माइक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर एक नया आइडिया आता है। वो सोलर पावर की मदद से रेडियो चार्ज करने का टेम्पररी सेटअप बनाता है। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार सिग्नल कनेक्ट हो जाता है। वो तुरंत इवैक्यूएशन मांगता है, लेकिन रिस्पॉन्स सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। सैंडस्टॉर्म्स की वजह से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था। अगर सब ठीक रहा तो एक कॉन्वॉय 52 घंटे बाद उसे रेस्क्यू करेगी। 52 घंटे एक पैर माइन पर रखकर रेगिस्तान के बीच। और जैसे ये काफी नहीं था, मेजर उसे एक सॉल्यूशन भी देता है। अगर वो चाहे तो डिच खोदकर उसमें कूद सकता है, बस उसका एक लिम्ब उड़ जाएगा, लेकिन जान बच जाएगी। माइक साफ मना कर देता है। वो डिसाइड करता है कि रेस्क्यू का इंतजार करेगा, वॉच में काउंटडाउन सेट करके, बस सर्वाइव करने की कोशिश। लेकिन तभी एक और मैसिव सैंडस्टॉर्म आ जाता है। पूरी रात वो बिना हिले अपनी जगह खड़ा रहता है। स्टॉर्म खत्म होने के बाद पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो शॉकिंग थी। तेज हवा टॉमी की बॉडी को उसकी तरफ ले आई थी, मतलब स्पेयर बैटरी अब पास थी। लेकिन आयरनी ये थी कि रेडियो अब दूर उड़ चुका था। समय बीतता जाता है, पानी खत्म होने लगता है। भूख, प्यास और लोनलीनेस उसे मेंटली तोड़ने लगती है। कई बार उसके दिमाग में सुसाइड का भी ख्याल आता है। तभी दूर से एक बर्बर आदमी उसकी तरफ आता दिखता है। वो जिगजैग पैटर्न में चल रहा था। माइक उसे वार्निंग देता है, लैंडमाइन, लेकिन वो आदमी उसकी एक्शंस कॉपी करने लगता है, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। माइक उसे अपनी हालत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बर बस एक ही बात कहता है, नेक्स्ट स्टेप लो। फिर वो माइक की पानी की बोतल उठाता है और डेजर्ट में गायब हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी थी। होपलेस होकर माइक अपना यूरिन पीने की सोचता है, लेकिन तभी एक छोटी बर्बर गर्ल उसकी तरफ आती दिखती है। उसके हाथ में वही वाटर फ्लास्क थी, और सबसे बड़ी बात, वो पानी से भरी हुई थी। प्यास से बेहाल माइक तुरंत पानी पीता है। लड़की कुछ बोलती नहीं, लेकिन टॉय सोल्जर से इशारों में वही मैसेज देती है, मूव ऑन। माइक उससे रेडियो लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। फ्रस्ट्रेशन में माइक जोर से चिल्ला देता है और डरी हुई लड़की भाग जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है, टेम्परेचर गिरने लगता है। खुद को वार्म रखने के लिए माइक छोटी फायर जलाता है, लेकिन अंधेरे में उसे वाइल्ड एनिमल्स की आवाजें सुनाई देने लगती है। ध्यान हटाने के लिए वो फोन निकालता है और जेनी की फोटोज देखने लगता है। फिर उसे एक ओल्ड वीडियो मिलता है। वीडियो में जेनी कह रही थी, वॉर जीत कर जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे सच में डर लग रहा था। शायद वो जेनी को दोबारा कभी देख ही न पाए। थकान, दर्द और लोनलीनेस से टूट चुका माइक धीरे धीरे सोने लगता है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है। फायर बुझ चुकी थी और अब वो अकेला नहीं था। चारों तरफ वाइल्ड एनिमल्स उसे घेर चुके थे। वो गन निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। कुछ जानवर टॉमी की बॉडी घसीट कर ले जाते हैं। तभी एक एनिमल उसकी तरफ बढ़ता है। घबराकर माइक टॉर्च की लाइट में गोली चलाता है, लेकिन एनिमल एक लैंडमाइन पर चढ़ जाता है। बूम, एक्सप्लोजन होता है और बाकी एनिमल्स डरकर भाग जाते हैं। सुबह होते ही वही बर्बरमैन फिर लौट आता है। वो कामली कहता है, तुम बहुत लकी हो, माइन पर खड़े होकर भी जिंदा हो। फिर से वही बात, नेक्स्ट स्टेप लो। लेकिन माइक अब भी रिफ्यूज कर देता है। उसे शक होता है कि ये आदमी माइंस की लोकेशन जानता है, क्योंकि वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलता है। लेकिन बर्बर कहता है वो माइंस नहीं जानता, बस जिगजैग चलना सेफर होता है। इस बार वो आखिरकार माइक का रेडियो उठाकर उसके पास रख देता है और चला जाता है। वॉच चेक करने पर अभी भी 24 घंटे बाकी थे। धीरे धीरे हंगर, पेन और एग्जॉशन अपना असर दिखाने लगते हैं। अब हेल्यूसिनेशंस शुरू होती है। उसे लगता है टॉमी जिंदा है और वही इमेजिनरी टॉमी उसे मोटिवेट करता है, तू यहां से जिंदा निकलेगा। रात फिर उतरती है। इस बार माइक अपनी लाइफ की मिस्टेक्स के बारे में सोचने लगता है। उसे रिग्रेट होता है कि उसने जेनी को अकेला छोड़ दिया, प्रपोजल तक नहीं किया और इस मिशन पर आ गया। तभी फिर वाइल्ड एनिमल्स लौट आते हैं, लेकिन इस बार एक्सप्लोजन्स भी उन्हें नहीं रोकते। अंधेरे में माइक ब्लाइंडली फायरिंग करने लगता है। जानवर हमला करते हैं, लेकिन समहाउ वो फाइट करता रहता है। सुबह होते ही रियलिटी सामने आती है। चारों तरफ डेड एनिमल्स पड़े थे। एक पैर माइन पर रखकर उसने अकेले सबको मार गिराया था। अब 45 घंटे गुजर चुके थे। 45 घंटे से वो उसी पोजीशन में खड़ा था। तभी रेडियो पर मैसेज आता है,
रेस्क्यू टीम लेट थी और अब उसे 17 घंटे और होल्ड करना होगा। यह सुनकर माइक टूट जाता है। वो कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। तभी मेजर कहता है, कोई उससे बात करना चाहता है। अगले ही पल रेडियो पर आवाज आती है, जेनी। उसकी आवाज सुनते ही माइक टूट पड़ता है। वो बार बार सॉरी बोलने लगता है, उसे छोड़ने के लिए, सब बिगाड़ने के लिए, हर चीज खराब करने के लिए। धीरे धीरे हेल्यूसिनेशन और रियलिटी मिक्स होने लगती है। उसे लगता है जेनी डेजर्ट में उसके सामने काउच पर बैठी है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, अचानक बर्बरमैन उसे संभाल लेता है। इस बार वो उसकी वूंड्स साफ करने लगता है, फिर अपनी कहानी सुनाता है। वो भी कभी एक माइन पर चढ़ गया था और उसने अपना पैर खो दिया था। उस समय उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बाद में उसे अपनी वाइफ मिली, बेटी मिली और उसने जीना सीख लिया। वो कहता है, लाइफ में चाहे कुछ भी हो, मूव ऑन करना पड़ता है। ये सुनकर माइक इमोशनल होकर कहता है, तुम लकी हो, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी स्माइल जैसी। लेकिन बर्बर चुप हो जाता है, फिर कहता है, मेरी बेटी अब नहीं है, वो माइन एक्सप्लोजन में मर गई थी जब दोनों माइंस हटाने निकले थे। असल में वे लोग डेंजरस माइंस हटाकर उनकी जगह टिन कैंस रखते थे ताकि दूसरे लोग बच सके। माइक शॉक्ड रह जाता है। बर्बर बस मुस्कुराता है। उसे खुशी है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आई थी, लेकिन अब टाइम आ गया है, मूव ऑन। और वह चला जाता है। कुछ पल के लिए माइक को वो छोटी लड़की फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो हवा में गायब हो जाती है। अब हेल्यूसिनेशंस और डीप हो जाती है। उसे अपना एब्यूजिव फादर दिखाई देता है जो उसकी मां को मारता था, फिर अपनी बीमार मदर और फाइनली जेनी के साथ बिताए अच्छे मोमेंट्स। तभी रेडियो पर आवाज आती है, रेस्क्यू टीम पास से गुजर रही है, उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी। वो फ्लेयर उठाता है, लेकिन तभी पहाड़ी के पीछे से वही टेररिस्ट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की वजह से पास की माइन एक्सप्लोड होती है और फ्लेयर दूर जा गिरता है। जवाबी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत नहीं बची थी। तभी उसे जेनी याद आती है। बस वही उसकी आखिरी मोटिवेशन बनती है। वो ग्राउंड पर गोली चलाता है, जिससे आसपास कई लैंडमाइन एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। एक्सप्लोजन से उठी सैंड स्मोक उसकी शील्ड बन जाती है। अब वो स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके सारे टेररिस्ट्स खत्म कर देता है, लेकिन रेस्क्यू टीम अब भी उसे नहीं देख पाती। फ्लेयर अभी भी रीच से बाहर था। तभी उसे बर्बर की बात याद आती है, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। डरते हुए, कांपते हुए आखिरकार माइक अपना पैर आगे बढ़ाता है और कुछ नहीं होता, कोई एक्सप्लोजन नहीं। शॉक में नीचे देखकर उसे सच्चाई समझ आती है। वो जिस माइन पर खड़ा था वो असल में टिन कैन थी, शायद वही कैन जो बर्बर की बेटी ने सालों पहले रखी थी। अचानक सब क्लियर हो जाता है। पूरा समय बर्बर उसे यही समझा रहा था। उसकी जिंदगी रोकने वाली चीज माइन नहीं, फियर थी। रोते हुए माइक फ्लेयर उठाता है और स्काई में शूट करता है, फिर वही गिर पड़ता है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है। काफी समय बाद एयरपोर्ट पर जेनी आंसुओं भरी आंखों से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही माइक एक घुटने पर बैठ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में बैठा था। लेकिन इस बार डर नहीं था। वो जेनी को प्रपोज करता है और प्रॉमिस करता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब वो सीख चुका था, लाइफ आगे बढ़ती है, वन स्टेप एट अ टाइम। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।